हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सिंह आज एक बायोलॉजी का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को आनुवंशिकी में ही आगे पढ़ाऊँगा। आज स्टूडेंट्स हम लोग आनुवंशिकी में पढ़ेंगे आनुवंशिकी में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी में अर्थात मेंडलवाड में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं। आनुवंशिकी में उपयोग होने वाले अनेक शब्द हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर पहला शब्द हम लोग कारक, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कारक लिखा गया है इसको इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। इस कारक अर्थात फैक्टर के बारे में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। आनुवंशिकी का जो पहला वीडियो हम बनाए थे उसमें हम कारक के बारे में जिक्र कर चुके हैं। मेंडल ने जीन को कारक कहा। मेंडल ने जीन को कारक अर्थात फैक्टर नाम से पुकारे थे। स्टूडेंट्स हम लोग को जानना है कारक है क्या। तो कारक डीएनए के खंड को कहा जाता है। डीएनए के खंड को कारक कहा जाता है। इसे वर्तमान में जीन के नाम से जाना जाता है। और पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स में बता चुका हूँ, जीन नाम सन 1909 ईस्वी में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने रखे थे। उसके बाद आगे लिखा जाए स्टूडेंट्स, जीन आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई है। जीन आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई है। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या है? तो कारक जीन का ही दूसरा नाम है। जीन नाम जॉनसन ने रखे थे और इस जीन के बारे में सबसे पहले जानकारी मेंडल ने दिए थे, लेकिन मेंडल ने जीन नाम न देकर वहां पर कारक नाम दिए थे और उसके बाद से सन 1909 में जॉनसन ने जीन नाम दिए। स्टूडेंट्स आगे देखा जाए, यहाँ पर दूसरा है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी इसको अंग्रेजी में एलील कहा जाता है और आम बोलचाल के भाषा में इसको एलील ही कहा जाता है। हिंदी वाले बुक में भी इसको एलील ही हिंदी में लिखा गया है। अंग्रेजी शब्द को हिंदी में एलील लिखा गया है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी युग्म विकल्पी होता है और अंग्रेजी में इसको एलील कहा जाता है। इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं, जीनों के वैकल्पिक रूप को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। वेरियस फॉर्म ऑफ जीन अर्थात जीन के वैकल्पिक जो रूप है उसी को एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एलील का परिभाषा दिया गया है वहां पर यहाँ पर हम लोग दिए हैं कि जीनों के वैकल्पिक रूप को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर दो जीन है और दोनों जीन अलग अलग रूप में है। और या कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर दो जीन है और दोनों जीन अलग अलग रूप में है, इसलिए यहाँ पर जीनों के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स वर्तमान में जीन के किसी भी रूप को एलील कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी एलील हो गया, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इत्यादि। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए वर्तमान में जीन के किसी भी रूप को एलील कहा जाता है। अर्थात अगर वो समान हो, मतलब दोनों यहाँ पर जीन समान हो तब पर भी एलील कहलाएगा, या असमान हो तब पर भी एलील कहलाएगा। यह भी एलील है और यह भी एलील है। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी एलील है। वर्तमान में पहले के वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा दिया गया था जीनों के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों के अनुसार यह जानकारी दिया गया है कि जीन के किसी भी रूप को, वह रूप समान हो या असमान हो, जैसे कैपिटल टी यह जीन का समान रूप है तो यह भी एलील कहलाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन का वैकल्पिक रूप है, यह भी एलील कहलाएगा। स्टूडेंट्स आगे देखा जाए प्रभावी लक्षण को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। स्टूडेंट्स हम संकरण के बारे में बता चुके हैं कि जब एक ही जाति के दो विपरीत लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया जाता है
तो उस विधि को संकरण कहा जाता है और उस विधि के द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे को संकर पौधा कहा जाता है और उसको हम लोग इंग्लिश में हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो संकरण के बारे में हम लोग पहले वीडियो में जो आनुवंशिकी से रिलेटेड पहला वीडियो मेरा था उसमें जिक्र हो चुका है। तो संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसको हम लोग आगे विस्तृत रूप में जानेंगे, आगे देखा जाए। अप्रभावी लक्षण संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में मौजूद रहते हुए भी नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। अर्थात वैसा लक्षण जो संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में मौजूद तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे चलकर विस्तृत रूप में जानेंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस वहां पर भी जानेंगे और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, अर्थात मेंडल वाद में लगभग 3 या 4 नियम दिया गया है। उन नियमों के बारे में जब हम लोग जिक्र करेंगे तो वहां पर हम लोग जानेंगे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में। अगर देखा जाए फिनोटाइप, किसी भी लक्षण के बाहरी रूप को, किसी भी लक्षण के बाहरी रूप को फिनोटाइप कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार और गौर किया जाए, कोई भी लक्षण हो तो उसके बाहरी रूप को फिनोटाइप कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग भविष्य में जानेंगे। जब हम लोग एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात कैसे निकलता है उसको बताएंगे, तो वहां पर हम लोग इसको अच्छा से समझ लेंगे। और यहाँ पर इतना तो क्लियर हो जाए कि किसी भी लक्षण के कोई भी लक्षण हो उसके बाहरी जो रूप है उसी को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। आगे स्टूडेंट देखा जाए जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में देखा जा रहा है कि जीवों के जीन की संरचना को, जीवों के जीन की संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। जो जीव होते हैं उसमें जो जीन की संरचनाएं होता है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। यहाँ पर जीन की संरचना जो जीव में है उसी को जीनोटाइप कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जब वहीं हम लोग पढ़ेंगे कि संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस तो वहां पर जिक्र होगा, क्योंकि वहां पर हम लोग जीनोटाइप अनुपात भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वहां पर हम लोग अच्छा से बात कर लेंगे कि कैसे निकलता है, वहां पर अच्छे से समझ लेंगे स्टूडेंट्स। और कुछ वैसे शब्द हैं जिसको हम लोग आनुवंशिकी में उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके आगे और कुछ शब्द है जिसका उपयोग आनुवंशिकी में किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर विपुंसन, जिसको अंग्रेजी में इमास्कुलेशन कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे लोग। विपुंसन है क्या? जब फूल में जो नर भाग होता है जिसको हम लोग पुंमंग कहते हैं और उसके इकाई पुंकेसर होता है, तो जब पुंकेसर के परागकोश को काट कर हटा दिया जाता है तो उस विधि को विपुंसन कहते हैं। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जब पुंकेसर से परागकोश को काटकर हटा दिया जाता है तो उसे विपुंसन कहा जाता है। देखा जाए स्टूडेंट्स, विपुंसन का परिभाषा हम लोग ऐसे दिए हैं कि जब पुंकेसर से परागकोश को काट कर हटा दिया जाता है तो उसे विपुंसन कहा जाता है। विपुंसन एक वैसा विधि है जिसके द्वारा द्विलिंगी फूल को एकलिंगी बनाया जाता है। सबसे पहले इस विपुंसन का उपयोग मेंडल ने आनुवंशिकी में किए थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो मटर का पौधा होता है उस मटर के पौधे के फूल द्विलिंगी होता है और इसी मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए लिए थे और उस द्विलिंगी मटर के जो पौधा होता है उसके फूल भी द्विलिंगी होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर यह जान लिया जाए कि पौधे 2 तरह के होते हैं, एकलिंगी पौधा और द्विलिंगी पौधा।
तो यहाँ पर जो मटर का पौधा है ये द्विलिंगी होता है और इसके एक ही फूल में नर एवं मादा दोनों होता है। तो विपुंसन विधि के द्वारा द्विलिंगी फूल को एक लिंगी बनाया जाता है। इसमें किया जाता है, जो फूल का नर भाग होता है जिसको हम लोग पुंगंग कहते हैं, उस पुंगंग की इकाई पुंकेसर होता है। और जब पुंकेसर के पराग कोष को काट कर हटा दिया जाता है तो उस विधि को विपुंसन कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे जाना जाए। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जेनरेशन, इसको हम लोग F1 पीढ़ी भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी है क्या? जब दो जनकों के बीच जब संकरण होता है या क्रॉस होता है तो उत्पन्न होने वाले पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। जब दो जनकों के बीच संकरण के द्वारा या क्रॉस के द्वारा जो पीढ़ी उत्पन्न होता है उसे प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। इसको हम लोग स्टूडेंट लिख भी लेंगे, बार बार हम इसको एक दो बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जब दो जनकों के संकरण अर्थात क्रॉस के द्वारा उत्पन्न होने वाले पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। और दूसरा जो पीढ़ी होता है, दूसरी पीढ़ी, इसको हम इंग्लिश में सेकेंड जेनरेशन कहते हैं और शॉर्ट बोलते हैं लोग F2 पीढ़ी। पहला है, इसको हम लोग शॉर्ट में F1 पीढ़ी भी कहते हैं और इसको हम लोग F2 पीढ़ी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम लोग दोनों को बहुत आसान परिभाषा दे सकते हैं। दूसरा है जो दूसरी पीढ़ी है, इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं, जब दो जनकों के संकरण के द्वारा जो पीढ़ी उत्पन्न होता है उसको तो प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। और जब प्रथम पीढ़ी में संकरण होता है उसके बाद जो पीढ़ी उत्पन्न होता है उसे दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसको एक बार और हम रिवाइज करते हैं इस दो को, क्योंकि इस दो को हम बोर्ड पर लिख नहीं पा रहे हैं तो अच्छा से समझा दे रहे हैं। प्रथम पीढ़ी क्या है? तो जब दो जनकों के संकरण अर्थात क्रॉस के द्वारा जो पीढ़ी उत्पन्न होता है तो उसे प्रथम पीढ़ी कहते हैं। और प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा है दूसरी पीढ़ी, जब दो प्रथम पीढ़ी के पौधे को संकरण के द्वारा उत्पन्न कराया जाता है तो उस उत्पन्न हुए पौधे को हम लोग दूसरी पीढ़ी में रखते हैं, अर्थात उसको दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। जब दो प्रथम पीढ़ी के पौधे में संकरण होता है उसके बाद जो पीढ़ी उत्पन्न होता है उसे दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसको हम अच्छा से जान गए कि अनुवांशिकी में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अलावे कुछ और शब्द है अनुवांशिकी में जिसका उपयोग होता है, उसको हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। लोग आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं।